तो आज का वीडियो आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हूँ और CHN2 थर्ड ईयर का जो CHN2 है आपका, उसका यह एग्ज़ाम स्पेशल तीसरा नंबर का वीडियो है। क्योंकि हम मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी में 3 वीडियो कर चुके हैं और 3 वीडियो का मतलब है कि मैं 9 क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें भी ये 3 जो है तीसरा वीडियो है, तो 9 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट जितना मैं एक पेज का दोनों सब्जेक्ट में दिया हूँ कंप्लीट कर दूँगा। बस काम है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है TNI ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 10 नंबर में। TNI के बारे में, इसके उद्देश्य और इसके कार्यों के बारे में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। TNI का फुल फॉर्म होता है T फॉर ट्रेनेड, N फॉर नर्सेज, A फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ऑफ इंडिया। तो ये हो गया TNI का पूरा फुल फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और TNI क्या क्या काम करती है, ठीक है। देखिए TNI एक प्रकार का TNI एक प्रकार से नर्सिंग का जो है संगठन है, ठीक है। जितने भी ट्रेनेड नर्स है उसका इंडिया लेवल पर एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। TNI भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख नर्सिंग संस्थान है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान नर्सों के हितों की रक्षा, नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग व्यवसाय के विकास के लिए कार्य करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि TNI एक जो है स्वतंत्र संस्थान के रूप में काम करता है, संगठन के रूप में। जो बेसिकली काम है, इसका नाम ही है ट्रेनेड नर्स, यानी ट्रेनेड नर्स। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई अभी नर्सिंग का कर रहा है उसके लिए नहीं, जो रजिस्टर्ड नर्स है, जो अपना ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है, उसके लिए एक एसोसिएशन है इंडिया लेवल पर, ठीक है। तो ये जो TNI होता है, TNI का जो है यह पुरानी संस्थान है जो पूरे देश लेवल पर काम करता है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और यह संस्था नर्सों के हितों की रक्षा करती है, नर्सिंग शिक्षा में, नर्सिंग व्यवसाय में विकास के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना TNI, ठीक है। अब इस TNI संस्थान है, इसका क्या उद्देश्य है, तो डिफिनीशन पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये क्या क्या करता है। देखिए, तो TNI का जो काम है यह नर्सिंग विकास के लिए, नर्सिंग व्यवसाय में काम करता है, नर्सिंग प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए। यह नर्सों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। जैसे ह्यूमन राइट क्या है, ह्यूमन राइट एक आपका स्वतंत्र संस्थान है ना, जो हर एक स्टेट में होता है, केंद्र लेवल पर भी है। तो ह्यूमन राइट्स का क्या काम है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो, चाहे सरकारी स्तर पर चाहे लोकल स्तर पर, तो उसके बचाव में, उसके हितों के लिए रक्षा करता है, उसके साथ खड़ा होता है। तो उसी प्रकार से TNI भी एक संस्थान है, ठीक है, जो क्या करता है, नर्सों के हितों, नर्सों के अधिकार, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो यह नर्सिंग व्यवसाय के विकास करना इसका काम है। इसका उद्देश्य है नर्सों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य है नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाना। इसका उद्देश्य है नर्सों के प्रशिक्षण एवं रिसर्च के अवसर प्रदान करना। इसका काम है समाज को बेहतर नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका काम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग का डेवलपमेंट, विकास करना। इसका काम है नर्सों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये सब इसका उद्देश्य है, किसका, TNAI का, ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह एक एसोसिएशन है जो जो ट्रेनेड नर्स है उसके लिए काम करता है, उसके प्रोफेशन, व्यवसाय के विकास, नर्सिंग के अधिकार हितों की रक्षा, नर्सिंग में क्वालिटी बढ़ाना, नर्सिंग में ट्रेनिंग और रिसर्च प्रदान करना, ठीक है, नर्सिंग सुविधा समाज में बेहतर मिले इसका जो है सुनिश्चित करना, ठीक है, नर्सिंग विकास को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना, नर्सों के नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप विकसित करना। यह TNI का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए, अब TNI का क्या काम है, तो जब आप उद्देश्य समझ गए तो भाई इसका काम भी आप आराम से समझ जाएंगे। क्या क्या करता है, इसका उद्देश्य समझ गए तो इसका क्या आप कार्य नहीं लिख सकते हैं, उसी से रिलेटेड कार्य भी होगा। जैसे नर्सों के वेतन एवं सेवा शर्तों में सुधार के लिए कार्य करना है। TNI का काम है कि यह नर्स के वेतन और उनके जो सर्विस पॉलिसी होता है, कंडीशन होता है, उसमें सुधार करने के लिए कार्य करना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको संस्थान जहां प्राइवेट सेंटर में काम कर रहे हैं वहां पे आपको शोषण हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप TNI के पास जा सकते हैं। क्योंकि TNI का काम ही है कि आपके हितों की रक्षा करना, समझ गए, आपके वेतन सेवा शर्त में सुधार करना, नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। TNI का ये कार्य है कि यह जो है नर्सिंग एजुकेशन में
जो भी प्रोग्राम ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है उसको आयोजित करना। इसका काम है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और वर्कशॉप आयोजित करना, कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, ठीक है। नर्सिंग अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देना, नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति और पुरस्कार देना। तो ये सब टीएनआई का काम है। टीएनआई का ये भी काम है कि यह आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जैसी संस्थाओं से सहयोग करना, ठीक है। नर्सों की समस्या का समाधान करना, नर्सिंग जर्नल एवं पुस्तकें प्रकाशित करना, नर्सिंग नैतिकता कोड ऑफ इथिक्स को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता सुधारने में सरकार को सुझाव देना। तो बेसिकली टीएनआई वो हर संभव प्रयास करती है नर्सिंग प्रोफेशन को बेहतर करने में, नर्सिंग क्वालिटी को बेहतर करने में, नर्स के हितों की रक्षा करने में, वर्कशॉप आयोजन करने में, कॉन्फ्रेंस आयोजन करने में, ठीक है। तो तमाम कामें ये जो है टीएनआई अपने स्तर से एक संगठन के रूप में, संस्थान के रूप में करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका हो गया, ठीक है। अब भाई आईसीएन टीएनआई, ये जो अपन टीएनआई देख रहे हैं, इसका आने का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए टीएनआई का महत्व है नर्सों के हितों की रक्षा करती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है नर्स के लिए, यह नर्सों के जो भी राइट्स है, जो भी उसका हित है, उसको रक्षा करना। इसका ये महत्व है कि नर्सिंग पेशे को प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, यानी जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसका जो आपका प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाती है। यह क्वालिटी नर्सिंग सेवाओं को बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रदान हो लोगों के बीच में। नर्सों के ज्ञान एवं कौशल को देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना, जिससे नर्सिंग ज्ञान और कौशल को विकास मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो नर्सिंग और नर्स के लिए टीएनआई बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। चाहे हितों की रक्षा हो, चाहे ज्ञान कौशल बढ़ाना हो, गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग सेवा देना हो, या फिर नर्सिंग पेशे के प्रतिष्ठा को बढ़ाना हो, टीएनआई हर संभव टीएनआई महत्व रखता है नर्सिंग और नर्स के लिए, ठीक है। तो ये अपन टीएनआई का उद्देश्य, कार्य, सब कुछ मैं बता दिया। अगर आपसे 5 नंबर या 10 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे तो आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पर्यवेक्षण का अर्थ, इसका उद्देश्य और महत्व लिखिए। सुपरविजन का एक वार्ड मैनेजमेंट, मतलब एक नर्स वार्ड मैनेजमेंट कैसे करती है, वार्ड मैनेजमेंट के सिद्धांत और इसमें नर्स की भूमिका। तो माय डियर, ये सुपरविजन, नर्सिंग में सुपरविजन या सुपरविजन कहीं भी होता है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण, मतलब जांच परख करना। जैसे एक नर्स होती है, ठीक है, एक नर्स होती है, एक नर्स है, ठीक है। अब मान गए 4-5 नर्स मिल के एक जगह एक वार्ड में काम कर रही है, ठीक है। जैसे पीडिया वार्ड है, पेडियाट्रिक बच्चा का वार्ड, वहाँ पे 10 नर्स कार्यरत है, ठीक है। तो उस 10 नर्स के बीच में एक जो है आपका लीडर होता है, ठीक है। एक लीडर बना दिया जाता है जो इंचार्ज के काम करती है, ठीक है। और इन सभी इंचार्ज के ऊपर जो है आपको अलग अलग वार्ड में जो इंचार्ज है, इसके ऊपर जो है, तो ये जो आपका अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो आपका नर्स कार्यरत है, उस सब के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक इंचार्ज होता है। इन इंचार्ज के ऊपर भी एक जो है आपका नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। नर्सिंग सुपरवाइज़र, जो नर्सिंग सुपरवाइज़र का काम है कि हर एक वार्ड का सुपरविज़न करना, पर्यवेक्षण करना, जांच करना कि हर एक वार्ड में वार्ड मैनेजमेंट कैसा है, केयर कैसा है, ठीक है। ये सारा देख रेख करना यह नर्सिंग सुपरवाइज़र का जिम्मेदारी होता है, ठीक है। और इंचार्ज का काम होता है प्रॉपर अपने वार्ड में अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करके रखना, चाहे इन्वेंट्री से लेकर देख रेख सब चीज़ में जो है देख रेख करना इंचार्ज का काम होता है, लीडरशिप में, ठीक है, टीम लीडर में। और अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक इंचार्ज भी होता है, और उन सब के ऊपर नर्स इंचार्ज, और उसके ऊपर सुपरवाइज़र, और उसके ऊपर जो है आपका होता है मेट्रॉन, ठीक है। और मेट्रॉन से ऊपर भी होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरे वर्क करता है। तो सुपरविज़न का मतलब होता है पर्यवेक्षण। तो एक नर्स के कार्य, जैसे 10 नर्स है, 10 नर्स, किसी का ड्यूटी सुबह, दोपहर, किसी का नाइट में, सब मिल के जो है एक वार्ड, एक पीडिया वार्ड, एक जीरियाट्रिक वार्ड, सर्जिकल वार्ड, अलग अलग वार्ड, आईसीयू, सब वार्ड होता है, सब में अपना काम होता है, चलता है। तो उन कामों को देख रेख के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए तो एक सुपरवाइज़र चाहिए। तो वही सुपरवाइज़र अलग अलग वार्ड का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, देख रेख करता है कि प्रबंधन कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या जो है ठीक करना है। ये सब काम सुपरवाइज़र को होता है सुपरविज़न के द्वारा। तो यही
हमसे पूछता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स में सुपरविज़न का अर्थ, उसका उद्देश्य और उसका महत्व। तो सुपरविज़न तो समझ गए कि पर्यवेक्षण, ठीक है, फिर भी समझ लीजिए। पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ नर्स या अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों का मार्गदर्शन, निरीक्षण, सहायता, मूल्यांकन करता है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सही, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रदान किया है। वही चीज़ें हैं मैंने जो अभी ऊपर बताया कि पर्यवेक्षण या सुपरविज़न वही होता है, निरीक्षण जो भी आप कहिए। तो सुपरविज़न का मतलब होता है सुपरविज़न यानी निरीक्षण करना, अपने अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के कार्यों को निरीक्षण करना, ठीक है, कि कैसा काम चल रहा है, कैसा काम हो रहा है, ताकि उससे हम और बेहतर चीज़ें कर सकें। सुपरवाइज़र क्यों रखा जाता है? कामों को देख रेख के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर गलत कोई करे तो उससे उसका मार्गदर्शन किया जाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है ना। उसको अगर ज़रूरत पड़े तो सहायता किया जाता है, ठीक है। उसके कामों को इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, कि ये कितना गड़बड़ कर रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना छुट्टी मार रहा है, सारा चीज़ का जो है सुपरविज़न होता है। यही होता है निरीक्षण, इसी को पर्यवेक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो पर्यवेक्षण एक प्रकार से प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ नर्स, जो सीनियर नर्स होती है, उसे सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इंचार्ज बना दिया जाता है और वही इंचार्ज अपने वार्ड में सुपरविज़न का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यवेक्षण यानी सुपरविज़न एक प्रक्रिया होता है जिसमें वरिष्ठ नर्स या ऑफिसर्स जो है अपने अंदर काम कर रहे जो भी कर्मचारी है उसके कार्यों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। मार्गदर्शन कि अगर कोई गलत करे तो उसे बताए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो चूँकि सीनियर है, ऑफिसर है, तो अपने अंदर कर्मचारियों को समझा बुझा कर उसे सहायता किया जाता है, ठीक है। फिर उसे उनके काम जो किए हैं 1 सप्ताह 15 दिन का, उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सही, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रदान किया जाए। तो यही सुपरविज़न होता है। सुपरविज़न का मतलब होता है कि अपने अंदर काम कर रहे कर्मचारियों का, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना, उसका देख रेख करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसका निरीक्षण करना, ठीक है। अगर छोड़ देंगे, मान गया ऑफिसर है, छोड़ देंगे तो कौन कर्मचारी मन होगा जैसे काम करेगा, गंदगी रख देगा, साफ़ सफाई उतना नहीं करेगा, जैसे तैसे लोगों को देखभाल करेगा और अपना ड्यूटी ख़त्म करके चला जाएगा। तो हर एक जगह पर एक सीढ़ी बनाई गई है कि इनसे बड़ा ए है, फिर इनसे बड़ा ए है, फिर इनसे बड़ा ए है, और सब एक दूसरे के अंदर में काम करता है। एक के ऊपर एक बनाया गया रहता है एक ही संस्थान में, ताकि सब एक दूसरे के डर से काम अपना अपना फ़र्ज निभा कर करें। जैसे मेट्रॉन है तो सारे नर्स के सीनियर होती है सबसे, ठीक है। सारे नर्स को इंस्ट्रक्शन देना, उसका ड्यूटी तय करना, ठीक है, कहाँ क्या है उसको जो है देख रेख करना। अब मेट्रॉन से भी ऊपर होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, उससे ऊपर भी होता है सुपरिटेंडेंट, उससे ऊपर भी होता है प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे कर कर के ये चलते रहता है, समझ गए ना। तो हर एक के अंदर में कर्मचारी होता है और वो अपने सीनियर अपने अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को कार्यों को देख रेख, निरीक्षण, मार्गदर्शन, सहायता, मूल्यांकन करना, यही जो है आपका सुपरविज़न कहलाता है। यह इसलिए सुपरविज़न इसलिए ज़रूरी है ताकि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रदान किया जाए, ठीक है। तो यही होता है सुपरविज़न। अब भाई सुपरविज़न का क्या उद्देश्य होता है, क्यों ये पर्यवेक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों सीनियर ऑफिसर, सीनियर स्टाफ नर्स क्यों अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारी का जो है वह कामों का जो है देख रेख जांच परख करता है, क्यों, आप खुद सोचिए। तो देखिए उद्देश्य इसका यही होता है कि आप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दें, इसका सुनिश्चित करें। इसीलिए कर्मचारी में डर बना रहे कि भाई हमारा सीनियर कभी भी आकर हमारा कामों का जांच पड़ताल कर देगा, पूछ देगा, ठीक है। तो इसलिए सुपरविज़न ज़रूरी होता है कि क्वालिटीपूर्ण हेल्थ सुविधा दिया जाए, कर्मचारियों को सही मार्गदर्शन दिया जाए, ठीक है। अगर मान गए छोटे छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी होता है, सब काम कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वह बहुत अच्छा ही काम करेगा, कभी कभी गलती भी हो जाएंगी। तो उनके गलतियों को सही मार्गदर्शन देना, इसके लिए भी सीनियर ज़रूरी होता है। कार्य में होने वाले गलतियों को कम करना, ठीक है, इसके लिए सुपरविज़न ज़रूरी होता है कि अगर बार बार एरर हो रहा है तो वह एरर क्यों हो रहा है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए सीनियर का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना। उपलब्ध जो भी उपलब्ध है संस्थान के पास,
जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसका उचित जो है उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सुपरविज़न के माध्यम से जो है देखा जाता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करना, अब जो लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है नहीं है, इस पर नज़र रखना, ये सुपरविज़न किसका, सीनियर ऑफिसर का ही काम है। समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है ना। जो कम्युनिटी में अगर किसी भी चीज़ के ऊपर सेवा चल रही है, स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, या टीकाकरण या जो भी चल रही है, वह एक बेहतर तरीके से उपलब्ध हो लोगों को, इसका जो है सुनिश्चित करना किसका काम है, सीनियर का ही काम है। मान गए हम पीएचसी का बात कर लें तो पीएचसी पर कौन होता है, मेन एमओ होता है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है पीएचसी का। तो पीएचसी के एमओ के अंदर, पीएचसी में जितना भी कर्मचारी काम करता है सब वो एमओ के अंदर होता है। तो ये एमओ का काम है सुपरविज़न करना अपने कर्मचारी का, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बेहतरी के लिए हो रहा है, विकास हो रहा है, अच्छे क्वालिटी से लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ अच्छे से में रिकॉर्ड वगैरह हैंडल है, मेंटेन है या नहीं है। तो जो मेन आदमी होता है वो सुपरवाइज़र के द्वारा ही सुपरविज़न काम किया जाता है। सुपरवाइज़र कौन होता है, जो सभी के हेड जो मेन होते हैं वही निरीक्षण करते हैं, वही पर्यवेक्षण करते हैं, जांच परख करते हैं, और यही सुपरविज़न होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका उद्देश्य समझ गए। चलिए अब अपन यहाँ पे सुपरविज़न का महत्व, इसका महत्व इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, तो देखिए इसका इम्पोर्टेंस किसी भी क्षेत्र में, चाहे पुल बन रहा है, मकान बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, खाना बन रहा है, सब चीज़ में क्वालिटी की बात होती है, सब चीज़ में गुणवत्ता की बात होती है, सब चीज़ में और बेहतर से बेहतर होने की बात होती है। तो हर जगह पर इम्पोर्टेंस जो है सुपरवाइज़र का होता है, क्योंकि वही तो जांच पड़ताल, वही तो जो है निरीक्षण करता है। तो नर्सिंग प्रोफेशन में भी, हेल्थ में भी जो है आपको सुपरविज़न का काम होता है, और उसका सुपरविज़न का महत्व ये होता है कि यह कार्य की गुणवत्ता बढ़ाती है, ठीक है ना। सुपरविज़न होने से, जांच पर्यवेक्षण होने से, निरीक्षण होने से कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है, ठीक है। कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर मान गए हमारे सीनियर कर्मचारी आए, हमसे कुछ गलती हो गया, तो सीनियर कर्मचारी डांटने के बजाय समझाएं कि ऐसे ना ऐसे होगा बाबू, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कर्मचारी जिससे गलती हो गई है उससे डर नहीं होकर उसके अंदर मोटिवेशन आएगा कि बॉस जो थे हमें बोले नहीं है, समझाए हैं, वाकई में हमसे गलती हो गई है, हम सुधारेंगे। तो उससे कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ती है, ठीक है। टीम वर्क में सुधार होता है, समझ गए ना। रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ठीक है। समय एवं समाधान की बचत, संसाधनों की बचत होती है। स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल होते हैं, समस्याओं को समय पर समाधान होते हैं। तो देखिए कुल मिला के भाई सुपरविज़न का महत्व आप लोग खुद समझ गए कि निरीक्षण, किसी भी कार्यों को अगर पर्यवेक्षण निरीक्षण किया जाए तो उस निरीक्षण का क्या महत्व होगा, तो निरीक्षण का महत्व होगा कि कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, कर्मचारियों के अंदर आत्मविश्वास जगेगा, टीम वर्क जो होता है हो रहा है अस्पताल में उसमें सुधार होगा, रोगियों की सुरक्षा उससे सुनिश्चित होगा, समय और संसाधनों को बचत होगा, स्वास्थ्य कार्यक्रम कोई चलेगा तो सफल होगा, और समस्याओं का समय पर समाधान होगा। यही इसका महत्व होता है, किसका, सुपरविज़न का, यही सब महत्व है, ठीक है। चलिए अब आता है इसका दूसरा प्रश्न है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब सुपरविज़न पढ़ा, सुपरविज़न का उद्देश्य पढ़ा, सुपरविज़न का महत्व पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड मैनेजमेंट मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सुपरविज़न यानी अलग अलग वार्ड में, मान गए पीडिया वार्ड है, आईसीयू है, सर्जिकल वार्ड है, अलग अलग वार्ड है, तो उस वार्ड में इंचार्ज होता है, इंचार्ज के ऊपर सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के ऊपर जो है आपका सुपरिटेंडेंट, फिर उसके अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे जो वार्ड है, और उस वार्ड में आपको पता होगा सफाई कर्मचारी सफाई के लिए होता है, ठीक है। आपको नॉन मेडिकल स्टाफ हो सकता है आपको सहायता करने के लिए, इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट होता है, बहुत सारे नर्सेज होती हैं जो एक वार्ड को मैनेज करती है, टेक्नीशियन होता है। तो वार्ड मैनेजमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे, वार्ड का प्रबंध, वार्ड मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। देखिए वार्ड मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है वार्ड प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया, मैनेजमेंट भाई यहाँ पे हम वार्ड का मैनेजमेंट करने चल रहे हैं तो उसको हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है।
वार्ड प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वार्ड में रोगियों, कर्मचारियों, उपकरणों, दवाओं एवं संसाधनों का उचित संगठन, नियंत्रण और समन्वय किया जाता है ताकि रोगियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल मिल सके। देखिए, वार्ड मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि वार्ड का मैनेज। अब वार्ड का मैनेज ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वहाँ काम कर रहा जो कर्मचारी है उसी को तालमेल बैठा दिए और उसी का ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, काम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए तो हो गया मैनेजमेंट हो गया। नहीं, मैनेजमेंट का मतलब होता है कर्मचारी को तो देखे ही देखे, साथ में क्या इन्वेंट्री में कमी है, क्या स्टॉक में ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा उपकरण काम कर रहा है, कौन सा उपकरण काम नहीं कर रहा है, कौन सा दवा स्टॉक में है, कौन नहीं है, कौन एक्सपायरी कर गया, ठीक है। इन सारे चीज़ों में को जो है संगठित तौर पर नियंत्रण और समन्वय किया जाता है और वही वार्ड मैनेजमेंट होता है। ताकि इन सब वार्ड मैनेजमेंट बेहतर होगा तो आप एक रोगी को अच्छे से सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे। मान गए ओटी वार्ड है, ठीक है, उसमें ओटी में जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए गया, ठीक है ना, अब उस ओटी में मान गए जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो कभी भी एक मरीज़ के साथ मान गए सर्जरी हो रहा है, अचानक से दवाई का ज़रूरत पड़ गया, डॉक्टर का फलाना दवाई दो और वो दवाई पता चले ओटी रूम में है ही नहीं, तो रिस्क हो जाएगा, रिस्क वाला है। तो यही होता है वार्ड मैनेजमेंट कि जिस वार्ड में जो चीज़ की आवश्यकता है वह होनी चाहिए, नहीं है तो उसे कैसे पूरा करेंगे, यह जो मैनेजमेंट करने वाला है उसको ये जिम्मेदारी बनता है। तो कौन मैनेजमेंट करने वाला है, तो ही सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र जो सुपरविज़न करता है। तो यही होता है वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड मैनेजमेंट में हर एक चीज़ों से लेकर मानव संसाधन से लेकर हर एक इक्विपमेंट, हर एक सामान का प्रबंध आवश्यक होता है एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए, ठीक है। चलिए, यही होता है आपका वार्ड मैनेजमेंट। अब आता है भाई वार्ड मैनेजमेंट के सिद्धांत। अब देखिए, किसी भी आप चाहे आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें या किसी भी सेक्टर में काम करें, हर एक वहाँ पे जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका सिद्धांत होता है। तो भाई वार्ड मैनेजमेंट में आप काम करने जाते हैं, वार्ड मैनेज कर रहे हैं, आईसीयू वार्ड हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, पीडिया वार्ड हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जिकल हो गया, ठीक है, साइकेट्रिक वार्ड हो गया, ऑप्थेल्मिक वार्ड हो गया, बहुत सारे वार्ड अस्पताल में होता है। तो उस वार्ड में हर एक वार्ड में आपको गायनिक वार्ड हो गया, गायनी वार्ड, तो हर एक वार्ड में आपको 10-15 स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ होगा, उसमें से 4-5 जो है आपको सफाई कर्मचारी होगा, 2-3 टेक्नीशियन होगा, ठीक है, 2-3 फार्मासिस्ट होगा। उसके बाद आपको बहुत सारे रजिस्टर का मैनेज रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैनेज रखना पड़ेगा, बहुत सारे इन्वेंट्री आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के वार्ड प्रबंधन में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यही वार्ड मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा। तो वार्ड मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले मान गए आप नर्स है तो 4 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, आपको वहाँ इंचार्ज बना दिया जाएगा। तो इंचार्ज का ही काम होता है वार्ड मैनेज कैसे रहेगा, कैसे मैनेजमेंट करना है, इंचार्ज का ही बेसिकली काम होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वार्ड मैनेजमेंट में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे देख लीजिए उचित योजना। आप वार्ड मैनेजमेंट करते हैं तो आपके सामने एक एप्रोप्रिएट जो है प्लानिंग होनी चाहिए, उचित योजना होना जरूरी होता है, प्लानिंग एक सही प्लानिंग होना जरूरी होता है। कार्यों का संगठन, आप जो कार्य लोगों में आप दे रहे हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्यों का संगठित रूप में कार्य करें, ठीक है ना। ये सब सिद्धांत होता है कि जो वार्ड प्रबंधन करता है उसको उचित योजना बनाने योग्य होना चाहिए, कार्यों का संगठन उसके पास होना चाहिए, उसके पास कोऑर्डिनेशन का स्किल होना चाहिए, उसके पास कार्यों का उचित वितरण डेलीगेशन होना चाहिए, जो आराम से सभी स्टाफ में, सभी स्टाफ के बीच में कार्यों का वितरण कर सके, अनुशासन बनाए रखना ऐसा उनके अंदर स्किल होना चाहिए, ठीक है। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण पर ध्यान देना, प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। उनके अंदर रिकॉर्ड और रिपोर्ट का सही रख रखाव का स्किल होना चाहिए, रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना होना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करने का जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, एक वार्ड मैनेजमेंट में इन सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है भाई कि उचित योजना बनाने वाला, कार्यों का संगठन करने वाला, समन्वय बनाने वाला, कार्यों का उचित वितरण करने वाला, अनुशासन बनाए रखने वाला, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण,
ठीक है ना, प्रभावी संचार, रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखने वाला, रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग। तो ये सारे चीज़ है जो एक वार्ड मैनेजमेंट के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होता है वार्ड मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल। अब आता है भाई वार्ड में नर्स की भूमिका। चूँकि वार्ड में मेनली रूप से पेशेंट से अगर कोई ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो वह नर्स का ही होता है। ठीक है, तो एक वार्ड में नर्स की भूमिका क्या होती है? तो देखिए, वार्ड में नर्स की भूमिका यही है कि रोगियों का समग्र आकलन एवं देखभाल करना। नर्स की पहली प्राथमिकता तो यही ना होता है कि रोगियों का आकलन करना और उसका देखभाल करना, डॉक्टर के आदेशों का पालन कर उसका उपचार देना। ठीक है, दवाओं का सुरक्षित और सही समय पर एडमिनिस्ट्रेशन करना, दवा देना सही समय पर, वार्ड की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना, मरीज एवं परिजनों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, आपातकालीन स्थिति में तुरंत उचित जो है कार्रवाई करना। बात समझ गए? उसके बाद है वार्ड के उपकरणों एवं दवाओं का रख रखाव करना, स्टाफ के कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। ठीक है ना, रोगियों के अधिकारों को गोपनीयों को रक्षा करना। तो कुल मिला के यहाँ पे ये सब जो है आपको वार्ड में नर्स की भूमिका। अब देखिए, इसको ज़्यादा बताना सही नहीं लगता है कि वार्ड में आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं तो आपका मेन दायित्व कहाँ होता है, जो कॉमन रूप से सभी वार्ड में लागू होता है, उसको हम एज ए नर्स भूमिका में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग। रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग कहिए। देखिए, रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेटिव का मतलब होता है पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास नर्सिंग। पुनर्वास नर्सिंग का मतलब होता है कि पुनर्वास यानी एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थिति जो पहले के स्थितियों में सुधार करके व्यक्ति को एक जीवन जीने योग्य जो है उसे बनाया जाता है, वही रिहेबिलिटेटिव होता है। और ये चूँकि एक नर्स के द्वारा किया जाता है इसीलिए इसे नर्सिंग में कहा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए चीज़ों को। रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग की परिभाषा या इसको जानकारी ले लीजिए। रिहेबिलिटेशन नर्सिंग वह सेवा है। देखिए, नर्सिंग क्या है? एक सेवा है। तो हम रिहेबिलिटेशन नर्सिंग दे रहे हैं, मतलब रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिसका उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना या जन्मजात विकार या विकलांगता के कारण प्रभावित व्यक्ति को उसकी अधिकतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करने में सहायता करना है, ताकि वह यथासंभव जो है स्वतंत्र जीवन जी सके। देखिए, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब होता है पुनर्वास नर्सिंग। पुनर्वास नर्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है, चाहे वो प्रभावित किसी भी चीज़ से हो सकता है, मान गए उसको कोई ऐसा बीमारी हुआ जिस बीमारी के कारण उसका शरीर अपंग पड़ गया, विकलांग हो गया या कोई हिस्सा काटना पड़ा, तो उसका रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का मेन उद्देश्य होता है कि बीमारी हो या कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना हुआ हो जहाँ पे मरीज को उसका अपना कोई अंग शरीर का गंवाना पड़ा हो, ठीक है, या कोई ऐसी जन्मजात रोग है जो व्यक्ति को अपंग विकलांग बना दिया है, या फिर कोई ऐसी विकलांगता हो, इन सब कारणों से व्यक्ति प्रभावित होता है, तो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग उसको मदद करता है, उसको अपने जीवन में चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या फिर प्रोफेशनली हो, उसको उसके अपने क्षमता प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, सहायता इसलिए करना ताकि वो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड न रह के वह खुद से अपने जीवन का काम कर सके, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो काम खुद से कर सके, इस लायक बनाया जाना, ऐसा लायक क्षमता प्रदान करना, यही रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग होता है। रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग का मतलब होता है पुनर्वास, यानी पुनःवास, फिर से अपने पहले के जीवन के जैसा अपने जीवन में वापस लौटने में मदद करना, यही रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग होता है। ठीक है, रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग कम्प्लीटली यह बीमारी को ठीक नहीं करता है, समझ लीजिए। रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग उसी को दिया जाता है या उसी के लिए ज़रूरी होता है जो व्यक्ति या तो किसी बीमारी से या दुर्घटना से या जन्मजात विकार से कम्प्लीटली नहीं निकल सकता है, नहीं उबर हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता है, तो उसे
नर्सिंग सेवा में, नर्सिंग के क्षेत्र में उस व्यक्ति को ऐसे जगह रखा जाता है जहाँ पे उसे प्रॉपर अपने जीवन जीने के ढंग, समाज में कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे अपने कामों को करना है और कैसे अपने जीवन को चलाने के लिए दो पैसे की आमदनी करनी है। क्योंकि जब जिंदा रहेंगे, चाहे आप लंगड़ा रहे, लूझा रहे या फिर कोई भी डिजेबिलिटी हो, पैसा तो चाहिए जीवन चलाने के लिए। तो व्यक्ति को कुछ आमदनी हो, आमदनी करने के उसके लायक बनाना, यही जो है रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का मेन मकसद होता है। ठीक है, ताकि व्यक्ति किसी दूसरे पर डिपेंड न रह के वह कम से कम अपना दैनिक काम, अपना जीविका उपार्जन खुद से कर सके, इस लायक उसे बना दिया जाता है। यही रिहैबिलिटेशन पुनर्वास नर्सिंग होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब सरल भाषा में इसे कहें तो पुनर्वास नर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी को उसकी खोई हुई, मतलब उसकी गायब हुई, खोई हुई कार्य क्षमता वापस पाने तथा समान एवं स्वतंत्र जीवन जीने योग्य बनाया जाता है। तो ऊपर में अगर टेक्निकल वर्ड नहीं समझ में आए तो आप बस इसे जो है 1 से 1.5 लाइन में याद रखें कि पुनर्वास नर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो रोगी होता है, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसको जो खोई हुई क्षमता है, उस खोई हुई क्षमता को वापस पाने में, समान और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करना या उस योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो यही होता है रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग। अब आता है भाई दूसरा पॉइंट, पुनर्वास नर्सिंग का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिहैबिलिटेशन नर्सिंग। अब ये सब चीज़ का अपना महत्व है, तो रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग का भी अपना महत्व है भाई। ये भी एक सेवा ही है, नर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी अपना महत्व है। तो महत्व समझ गए होंगे। रोगी को अधिकतम स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाने में सहायता करना। तो पुनर्वास नर्सिंग का ये महत्व है कि जो भी रोगी, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उसको अधिकतम यानी जितना ज़्यादा हो सके उसको खुद पे डिपेंडेंट बनाने में सहायता करना। ठीक है, पहला। दूसरा है शारीरिक क्षमता एवं कार्य क्षमता में सुधार करना। ठीक है, रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग का ये महत्व है कि यह व्यक्ति को उसके शारीरिक क्षमता और उसके कार्य क्षमता में सुधार करती है। ठीक है, इसका ये महत्व है कि यह व्यक्ति के चिंता, तनाव और अवसाद को कम करती है। ठीक है, रोगी को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती है। ठीक है ना, परिवार एवं समाज में पुनः समायोजन कराने में सहायता करती है। तब जाके समाज में लोगों के साथ व्यक्ति घुल मिल पाता है और अपने कार्य कर पाता है। विकलांगता के दुष्प्रभाव एवं जटिलताओं को ये कम करता है। ठीक है, रोगी को रोजगार और दैनिक कार्य करने योग्य बनाया जाता है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार की जाती है। ये सब इसकी महत्व है। अस्पताल में रहने की अवधि एवं उपचार लागत कम होती है। समाज पर निर्भरता कम होकर आत्मनिर्भर बढ़ती है और यही इसकी महत्व है। किसकी? रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग का। तो रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग का मतलब है प्रभावित व्यक्ति को हर एक तरीके से मदद करना, और मदद ही नहीं करना, जितना ज़्यादा हो सके उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। चाहे वो रोजी रोजगार की बात हो, दैनिक कार्य की बात हो, आत्मसम्मान की बात हो, ठीक है, या जीवन में कोई दुष्प्रभाव हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की बात हो, तमाम तरीके के चिंता, डिप्रेशन को कम करने की बात हो, हर चीज़, हर तरीके से व्यक्ति को ट्रेनेड किया जाता है इस रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यही इसका महत्व है। तीसरा है भाई, अब हम लोग देखेंगे रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग में नर्स की भूमिका। एक नर्स की भूमिका रिहैबिलिटेशन में, पुनर्वास में क्या क्या चीज़ का होता है देख लीजिए। तो पुनर्वास में नर्स की भूमिका भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे पहला है रोगी का मूल्यांकन करना। भाई रिहैबिलिटेशन में व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति किस स्तर का है, उसका क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो नर्स की पहली भूमिका होती है रोगी का मूल्यांकन करे, रोगी की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति का आकलन करे, रोगी की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पहचाने। तो रोगी के समस्या, आवश्यकता को किस में पहचाना जाता है? आकलन में ही ना, कि रोगी को क्या ज़रूरी है। ठीक है, मान गए सब रोगी आया है ट्रेनिंग के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर पर, तो उस सबको तो एक ही चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, कोई हाथ से अपंग है, कोई पैर से अपंग है, कोई आँख से अपंग है, ठीक है ना, बहुत सारे समस्या होता है व्यक्ति को। तो कुल मिला के हम आकलन करेंगे कि रोगी किस समस्या और किस आवश्यकताओं को हम उसको पहचानेंगे। दूसरा है, फिर हम जब पहचान लेंगे तो हम उसे प्लानिंग करेंगे, अब देखभाल का योजना बनाएंगे। रोगी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत पुनर्वास योजना तैयार करेंगे, अर्थात
यथार्थ एवं प्राप्त की जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम व्यक्ति को कितना स्तर तक ले जा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो हम उस योजना को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है। नर्स की भूमिका ये होती है शारीरिक पुनर्वास। अब फिजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए शारीरिक रूप से व्यक्ति को फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यायाम करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं और इन सब में हम सहयोग करते हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति चलना फिरना, बैठना उठना और दैनिक गतिविधियाँ जो है एक्टिव डेली लाइफ सिखाना, ये सब जो है आपको होता है। तो सबसे पहला काम होता है व्यक्ति को शारीरिक रूप से पुनर्वास करना, जहाँ पे व्यक्ति को फिजियोथेरेपी व्यायाम वगैरह करवाया जाता है, जिससे व्यक्ति चलना बैठना उठना दैनिक गतिविधियाँ करना सिखाना, ऐसे काम शारीरिक पुनर्वास में होता है। अब शारीरिक पुनर्वास के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं ससर पा रहा है, तो हम उसे वॉकर, व्हील चेयर या क्रच का उपयोग करना सिखाते हैं, ठीक है। तभी तो देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग जो है अपने थ्री व्हीलर का जो साइकिल होता है उसका उपयोग करके लोग जो है कुछ बेचता है, अपना पैसा जो है उपार्जन करता है, ठीक है ना। तो तमाम तरीके के सुविधा दिया जाता है, किसी भी तरीके से उसे ट्रेन किया जाता है। उसके बाद है जटिलता की रोकथाम की जाती है। नर्स की ये भूमिका होती है कि जो कॉम्प्लिकेशन है, जो जटिलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम किया जाए, कम किया जाए। जैसे बिस्तरी घाव, कॉन्ट्रैक्चर, इन्फेक्शन, गिरने से, इन सब चीज़ों से बचाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपंग है या कुछ भी प्रभावित हो सकता है, तो उसमें ये सारा चीज़ जो है होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इन सब चीज़ों से जो है हम बचाते हैं। सही स्थिति और त्वचा की देखभाल करना बताते हैं। 5वां पॉइंट है रोगी एवं परिवार की शिक्षा देना। अब जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिजिकली रूप से प्रभावित हो, और तो उसका जो घर वाले होते हैं वह रिहेबिलिटेशन सेंटर पर लाकर रख देते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति परिवार है, रोगी है, उसको हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि भाई दवा कैसे देना है, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता, इन सब की जानकारी देते हैं, ठीक है ना। घर पर देखभाल के तरीके सिखाते हैं कि कैसे देखभाल करना है, क्योंकि मान गए बहुत हद तक हम मरीज को उसको ट्रेन कर दिए, देखभाल कर दिए, तो अब वो घर जा रहा है, तो उसके परिवार को बताना पड़ेगा ना कि अभी भी उसको जो है क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो रोगी के परिवार और रोगी को शिक्षा देना। 6ठा है मनोवैज्ञानिक सहयोग करना, रोगी के भावनात्मक समर्थन देना, आत्मविश्वास बढ़ाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, ये मनोवैज्ञानिक सहयोग होता है। 7वां है टीम के साथ समन्वय कीजिए। डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो उसमें अकेला का काम नहीं होता, उसमें अलग अलग सब लोग मिलकर जो है एक साथ टीम बना के काम करते हैं, ठीक है ना। 8वां पॉइंट है सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास। व्यक्ति को रोगी के परिवार एवं समाज में पुनः स्थापित करने में सहायता किया जाता है। आवश्यकता होने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के लिए प्रेरित की जाती है, ठीक है। तो हम व्यक्ति को ऐसा ट्रेनेड करते हैं, ऐसा रिहेबिलिटेट करते हैं कि व्यक्ति समाज में और व्यावसायिक रूप से वह खुद को ढाल सके, ठीक है, पुनः स्थापित कर सके। आवश्यकता पड़ने पर उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग प्रेरित करते हैं। और 9वां है प्रगति पर मूल्यांकन। प्रगति पर मूल्यांकन का मतलब है लास्ट में हम ये देखते हैं कि मरीज को हम जो भी देखभाल दिए हैं उसमें कितना ज़्यादा प्रगति हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार देखभाल योजना में संशोधन किया जाता है कि अगर मरीज को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है तो फिर से उसे प्लान में हम लोग करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 पॉइंट है। जो 9 पॉइंट आप लोग को मैं बताया हूँ, यह सब जो है आपको रिहेबिलिटेशन में किया गया जो है आपको नर्स के द्वारा भूमिका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया। अब आपको इसको पढ़ना है, समझना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।